हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब इसके बारे में आपने बहुत कुछ जो है पहले से ही पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है और जो जनरली ग्रीन प्लांट है उनके अंदर जो है पाई जाती है। तो अगर हम इसी प्रोसेस को देखें तो बहुत पहले से ही पढ़ते आने लग रहे हैं हम कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच food is prepared with the help of CO2 and carbon dioxide by utilizing the sunlight. So हायर क्लास के अंदर भी ऐसा ही है, बट कुछ नए वर्ड जो है वो आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। जब सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अगर सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज जो है अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, CO2 के अंदर, तो CO2 एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है या सिंपल है? वेल सिंपल है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक टाइप का कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन लेट से ग्लूकोज से CO2 से ग्लूकोज जो है वो बन जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक। तो दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन जो है हो सकती है, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो उसके अंदर CO2 और वाटर मिलके अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो बना देते हैं। तो इस वजह से एक ऐसी प्रोसेस हो गई, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। और एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है, ग्लूकोज, ठीक है। एंड वो ग्लूकोज फॉर्म का होता है, वो होता है प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नाम से क्लियर है, ग्रीन पिगमेंट कैरिंग जो ऑर्गेनली होती है उसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड वो कैसे बना पाता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल यूज करता है कौन सा, CO2 एंड वाटर का। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वो CO2 और वाटर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। तो ये रिएक्शन हम बहुत पहले से पढ़ते आने लग रहे हैं कि CO2 जो है वो 6 वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड उससे जो ग्लूकोज जो है वो बन जाता है। एंड ऑक्सीजन एज एन वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकलता है एंड वो बाहर जो है वो निकल जाती है। तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आने लग रहे हैं। क्या फोटोसिंथेसिस के कुछ फ़ायदे भी हैं? बिल्कुल फ़ायदे हैं, क्योंकि जो फूड चेन है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा कि जो प्लांट है वो खाए जाते हैं किसके द्वारा, डियर के द्वारा। और डियर जो है वो खाए जाते हैं किसके द्वारा, लायन के द्वारा। तो अगर प्लांट ही नहीं होगी, क्या डियर और लायन जो है सर्वाइव रह पाएंगे? नहीं, वो नहीं रह पाएंगे। तो व्हाट इट मीन्स, अगर फूड चेन बनी हुई है तो वो किस वजह से, क्योंकि प्लांट है और प्लांट किस वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो फूड यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये फूड चेन जो है उसको स्टार्ट करती है, इसके बिना फूड चेन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा जो भी फूड स्टोर होता है, लाइक एनिमल के अंदर स्टोर होता है या फिर जो प्लांट है उसके अंदर स्टोर होता है। एंड जब कभी भी वो डेड होते हैं एंड बरी अगर वो हो जाते हैं तो बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वो अल्टीमेटली कोयले में या तो कोल में कन्वर्ट होते हैं या फिर पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो कन्वर्जन है फॉसिल फ्यूल के अंदर फॉर्मेशन का, तो वो भी एक दूसरे लेवल की सिग्निफिकेंस है। इसी तरीके से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये CO2 को कैप्चर करते हैं, तो इसी वजह से ये जो CO2 की अमाउंट है इन्वायरमेंट के अंदर उसको कम करते रहते हैं और जो ऑक्सीजन की अमाउंट है उसको कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं। सो अगर हम अपनी अर्थ के ऊपर देखें तो हमारी अर्थ के अंदर जो लैंड के ऊपर प्लांट्स है वो 17 बिलियन टन एनुअली जो है फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर जो है बनाते हैं। अराउंड 90% जो है वो सी के अंदर जो है वो सी के अंदर जो है वो फॉर्म होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है। यानी कि कार्बन एज ए मेजर सोर्स वो हमारे सी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर तो यानी लैंड प्लांट के अंदर या फिर लैंड के ऊपर तो अराउंड 10% है। तो CO2 का मेन सोर्स कहाँ पर है, प्लांट एक्चुअली में सोइल के अंदर है। तो अगर किसी को फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्या उसको CO2 चाहिए, उसको वाटर चाहिए और उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो चाहिए, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, उसके बिना तो सनलाइट कैप्चर होगी नहीं और सनलाइट कैप्चर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी।
अगर CO2 अगर लेनी है तो CO2 कैसे ले सकता है प्लांट? वेल, एक तो चीज़ हम पहले से ही पढ़ते आने लग रहे हैं कि जो CO2 है वो किसके द्वारा ली जाती है, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से पास होती है, जो लीफ है उसके स्टोमेटा के अंदर, एंड स्टोमेटा जो है वो पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है CO2 जो है अंदर आ जाती है। लेकिन अगर कोई पानी के अंदर हो तो क्या वहाँ स्टोमेटा काम करते हैं? नहीं। पानी के अंदर हो तो वो कैसे ले सकता है? वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जो है वो ले सकता है, तो वो उस वहाँ पर दूसरे टाइप से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर कोई एयर के अंदर है तो उसके अंदर जो स्टोमेटा जो है उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाती है। वाटर के लिए तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्लांट है उसके पास रूट है ही, एंड वो जाइलम के द्वारा जो है पहुँचा देता है उसको लीफ के पास, और वो फोटोसिंथेसिस जो है कर देते हैं। देर विल बी ए स्लाइट कन्फ्यूज़न। पहले का जो टाइम था उसके अंदर एक स्लाइट सी कन्फ्यूज़न थी, वो क्या कि ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो CO2 के अंदर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलने लग रही है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन निकलने लग रही है, ये ऑक्सीजन इससे निकलने लग रही है या ये ऑक्सीजन इससे निकलने लग रही है, ये गलत है या ये गलत है या फिर दोनों सही है? तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पता नहीं थी। तो उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं बड़े पॉपुलर, जो आपको याद रखने हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वैन नील ने किया था, और वैन नील का जो एक्सपेरिमेंट था वो सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर था। बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर को यूज़ नहीं करते थे। वो क्या यूज़ करते थे? वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो यूज़ करते थे, एंड CO2 जो है वो भी लेते थे। एंड फोटोसिंथेसिस करने लग रहे हैं तो वो क्या बना देते थे? ग्लूकोज जो है वो बना देते थे। एंड ये देखा गया कि वो वाटर भी बना देते हैं, एंड उसके साथ में जो सल्फ़र जो है वो अलग से जो है एक्सक्रीट आउट जो है कर देते हैं। अब क्वेश्चन इज़ कि CO2 से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्यों नहीं बना, यहाँ पर सल्फ़र जो है क्यों बना? तो एक जो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आ सकता है वो ये कि जो H2S है उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हुई है, और रेडॉक्स रिएक्शन हो करके यहाँ से सल्फ़र निकला है और इसका हाइड्रोजन जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो CO2 है और H2S है उसमें से H2 अलग हुआ, H जो है वो अलग हुआ, एक H जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गया एंड इसके साथ कंबाइन होकर के CHO जो है वो बन गया। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मोलिक्यूल तो वो C6H12O6 जो है वो बन गया। एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से प्रेजेंट थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ से बची होगी, तो उसकी हेल्प से जो है H2O जो है वो बन गया होगा। साथ में सल्फ़र जो है वो अलग हो ही रखा था, तो ये अराउंड सल्फ़र जो है वो अलग से आ गया, यानी 12 मोलिक्यूल। तो अगर इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन के हिसाब से जो वैन नील है वो ये कहना चाहते थे कि जो H2S है उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, एंड जो CO2 है उसके अंदर रिडक्शन होता है। इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर चला गया जिसकी वजह से मोलिक्यूल बना, एंड इसका जो हाइड्रोजन है एंड इसकी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर वाटर बना दिया और सल्फ़र जो है वो अलग अलग हो गया। यानी कि जो H2S है उसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू वैन नील, तभी जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं हुई, नहीं तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए थी क्योंकि CO2 के पास जो ऑक्सीजन है। लेकिन इसके बाद जो है और एक्सपेरिमेंट हुए, और क्या एक्सपेरिमेंट हुआ? एक रॉबिन हिल एक्सपेरिमेंट हुआ, ये इसको अलग से हिल एक्सपेरिमेंट जो है वो भी कहते हैं। इसने चिकपी जो है यानी जो स्टिलरा है उसका क्लोरोप्लास्ट लिया, आइसोलेट किया उसको अलग से, एंड अलग से हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो यूज़ किए, और एक अलग से डाई जो है उसने यूज़ की, डाइक्लोरोफिनॉक्सी आइडोफिनोल। तो ये ब्लू कलर की डाई होती है, एंड इसने CO2 को यूज़ ना कर करके एक अलग से हिल ऑक्सीडेंट जो है वो यूज़ किया। वाटर जो है उसने यूज़ किया, ठीक है, लाइट यूज़ की, क्लोरोप्लास्ट यूज़ किया। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या यूज़ नहीं किया इसने, जो CO2 है वो इसने यूज़ नहीं की, यहाँ पर जो वाटर जो है वो यूज़ किया है। रिमेंबर, क्लोरोप्लास्ट भी है और लाइट भी है। तो अगर यहाँ पर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? AH2 यानी जो यहाँ पर हिल ऑक्सीडेंट जो होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके साथ ऐड हो जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन तो वाटर से ही आएगा,
बचेगा क्या, ऑक्सीजन बचेगी, तो ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गई एंड ऑक्सीजन जो है यहाँ से लिबरेट हो गई। इंटरेस्टिंग चीज़, जो DCPIP का जो कलर ब्लू था वो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डाई है उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हुई है, यानी ये रिएक्शन जो है वो उनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है, क्योंकि पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर H2O नहीं था और इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर CO2 नहीं था। अगर CO2 नहीं होता लेकिन वाटर है तो ऑक्सीजन जो है वो निकलने लग रही है, अगर वाटर नहीं है CO2 है तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकल रही। व्हाट इट मीन्स कि ऑक्सीजन का और वाटर का जो है रिलेशन है। लेकिन फाइनली जो रूबिन कामिन जो है उसके एक्सपेरिमेंट को एज एन प्रूफ जो है मान लिया गया, जब इन्होंने यूज़ किया एक हैवी वाटर, उस हैवी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन यूज की गई वो ऑक्सीजन हैवी ऑक्सीजन थी। जनरली O16 होता है इसका एटॉमिक वेट, लेकिन एटॉमिक वेट अगर 18 है तो इसका मतलब नॉर्मल से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर नॉर्मल से इसका वेट ज़्यादा है तो इट मीन्स ये एक हैवी आइसोटोप है। तो अगर एक हैवी आइसोटोप को अगर CO2 के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, वेल CO2 भी है, वाटर भी है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो ग्लूकोज जो है वो भी बन गया, वाटर जो है वो बन गया और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हुई। यानी कि जब ऑक्सीजन और वाटर अगर प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन ऑक्सीजन निकली कैसी, यहाँ पे ऑक्सीजन वो निकली जो हैवी है। तो यहाँ से ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो ऑक्सीजन निकलती है, जो ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि अगर हम सिंपल माइनों के अंदर देखें कि जो 6CO2 प्लस में 6H2O की रिएक्शन होती है, जिसको हम बोल लेते हैं कि C6H12O6 हो गया, प्लस में 6O2 जो है वो निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाटर है इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका H आयन अलग चला जाता है, O2 जो है वो अलग चला जाता है एंड जो CO2 है वो कंबाइन हो जाती है किसके साथ में, H आयन के साथ में, और ये क्या बना देती है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बना देती है। तो यानी कि इनका क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। तो CO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया एंड जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एज एन बाई प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाती है। हम इसी चीज़ को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, लाइट की हेल्प से जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक हो जाना। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है ब्रेक हो गया क्योंकि जो सनलाइट एनर्जी है वो उसने काफ़ी ज़्यादा हीट अप कर दिया ये, ठीक है। अलग से हम देखेंगे कि एक अलग से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसके द्वारा ये काम पूरा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है वो है लाइट। अब लाइट के अंदर कई सारे रेडिएशंस पाए जाते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, नहीं। इंफ्रारेड पाया जाता है, क्या इंफ्रारेड जो है वो हेल्प करता है, नहीं। क्या करता है फिर, एक वेवलेंथ है 400 से 700, ये विजिबल लाइट वाली जो वेवलेंथ होती है उसको बोलते हैं, अलग से हम इसको विवग्योर जो है वो भी बोलते हैं, जिसके अंदर 7 कलर जो है पाए जाते हैं। तो अराउंड ये 400 से 700 नैनोमीटर तक जो है पाई जाती है। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं तो उस फोटोसिंथेसिस का कारण क्या है, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, एंड इस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम पार। पार क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो यानी कि ऐसे रेडिएशन जो एक्टिव कर देते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो अगर ये आएंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी और अगर ये नहीं आएंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। इसके अंदर भी ब्लू एंड रेड कलर की अलग से 2 वेवलेंथ है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड इनका अलग से पता कैसे चला था, हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एक जो है एक्शन स्पेक्ट्रम है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वैसे तो नाम से ही देखो एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्शन। स्पेक्ट्रम का मतलब है लाइट की वेवलेंथ। तो अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ की अगर हम एब्जॉर्प्शन देखने लग रहे हैं, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर हम अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को अगर एनालिसिस अगर करने लग रहे हैं तो उसको क्या देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन
अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करने लग रहे हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बोल देंगे। तो यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो किस वेवलेंथ के अंदर कितना है। इसके अलावा जो लाइट की एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन सी वेवलेंथ के अंदर कितनी है वो इसके द्वारा जो है आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें तो उसके लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर हम पिगमेंट जो है वो डालते हैं एंड वहाँ डालने के बाद हम अलग से देख लेते हैं कि ये जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई या एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो इसका डायरेक्टली एनालिसिस जो है हो जाता है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है उसका पता कैसे लगाए, वेल उसका पता लगाते हैं हम किस रेट से ऑक्सीजन लिबरेट होने लग रही है या फिर किस रेट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने लग रही है। तो यानी कि हम डायरेक्टली ग्लूकोज की फॉर्मेशन को नहीं देखते, हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी निकलने लग रही है या CO2 जो है कितनी निकलने लग रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। जनरली ये दोनों एक टाइप के ग्राफ है। जैसे आप एक्शन स्पेक्ट्रम को देखें तो आप ये अलग से ग्राफ देख सकते हो, तो इसके साथ में अगर आप वेवलेंथ के साथ अगर कंपैरिजन करोगे एंड देन यू विल फाइंड कि एक्चुअली में जो ब्लू है एंड जो रेड वेवलेंथ है उसके अंदर पीक जो है वो बनी हुई है। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखोगे तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर भी ऐसा ही है कि जो डिफरेंट पिगमेंट है, जैसे इनके अंदर पिगमेंट आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए आ जाता है, बी आ जाता है, इसके अलावा कैरोटिनॉइड जो आ जाता है, ज़ैंथोफिल आ जाता है। तो आप इन डिफरेंट पिगमेंट की अगर आप वेरिएशन देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो बड़ी बड़ी पीक जो आपको दिखाई देगी वो केवल दो वेवलेंथ की दिखाई देगी, एक ब्लू की दिखाई देगी और एक रेड की दिखाई देगी। तो व्हाट इट मीन्स कि दो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, बाकी की वेवलेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम पिगमेंट्स की बात करने लग रहे हैं तो जो पिगमेंट्स हैं उनके अलग अलग टाइप है, जैसे क्लोरोफिल ए है, एक क्लोरोफिल ए है, एक बी है, एक ए है, एक बी है, एक कैरोटिनॉइड है एंड उसके बाद एक जो है ज़ैंथोफिल है। जो ज़ैंथोफिल अगर हम इनके कलर की बात करें तो इनका जो कलर है, ज़ैंथोफिल का जो कलर है वो कैसा आता है, ये येलो आता है। कैरोटिनॉइड का कलर कैसा होता है, वेल जो कैरोटिनॉइड है उसका कलर होता है ऑरेंज, इसका कैसा होता है ओलिव ग्रीन एंड इसका कैसा होता है, वेल इसका जो कलर जो है वो लगभग ब्लू ग्रीन जो है वो आ जाता है। अगर ये देखा जाए कि लाइट कौन सी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब कौन सी करते हैं, तो ये रेड भी करता है और इसके साथ में ये ब्लू जो है वो भी करता है। बाकी की अगर बात करें तो ये सभी जो है रेड जो है वो शो करते हैं। अगर ज़ैंथोफिल की अगर बात करें तो अगर हम इसके यूजेस या फिर फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो जो ज़ैंथोफिल है वो कहाँ पर पाया जाता है, वेल ये एक लुटीन नाम का पिगमेंट जो है वो बनाता है एंड उसकी वजह से जो कलर है किसका, लीफ का कलर जो है वो येलो जो है वो आ जाता है। ठीक है, येलो तो वैसे कलर है। इसी तरीके से अगर हम और देखें तो इसका जो है ब्राउन एल्गी जो होती है, ब्राउन एल्गी का जो कलर है वो भी इसी वजह से ही डेवलप जो है वो होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम कैरोटिनॉइड या फिर अलग से इसको कह सकते हैं कैरेटीन। अगर हम कैरेटीन की अगर बात करते हैं तो कलर इसका ऑरेंज है। तो जैसे अगर हम यूजेस की बात करें तो लाइकोपीन होता है जो चिल्ली वगैरह होती है, तो जो चिल्ली का कलर जो है वो इसकी वजह से जो है वो आता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो विटामिन ए है वो विटामिन डिराइव्ड होता है, वो भी इसी वजह से ही डिराइव होता है, यानी कैरोटीन की वजह से ही डिराइव होता है।
अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करें तो दोनों के पास जो है एक पोरफायरी रिंग है, फाइटोल जो है टेल होती है, एक लंबी सी टेल है, ऊपर देखोगे तो एक हेड है, तो एक ऐसा लगता है टेडपोल सा प्रेजेंट है, ऊपर थोड़ा सर्कल सा है और नीचे जो है एक लंबी टेल भी है। वेल दोनों के अंदर फ़र्क बस इतना है कि जो सेकेंड रिंग है उसके अंदर जो थर्ड कार्बन होता है इसके पास जो है CHO ग्रुप होता है एंड उसके पास CH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। बाकी दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही है, बट क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर पाया जाता है। रिएक्शन सेंटर ये हम पढ़ेंगे जब हम क्लोरोप्लास्ट की डिटेल हम पढ़ेंगे एंड जब हम फोटोसिंथेसिस को और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बट हम उससे पहले जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या ज़रूरी है। वेल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली। तो कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट की लीफ होती है, अगर हम उस लीफ को काटते हैं तो उस लीफ का जो छोटा सा पार्ट अगर हम देखें तो उस छोटे से पार्ट के ऊपर एक तो सबसे ऊपर क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल के नीचे सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल। फिर उसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? वेल उसके बाद जो है एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। चूँकि ऊपर प्रेजेंट है तो इस वजह से हम कह देते हैं अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद जो है कुछ लंबी लंबी सेल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोल देते हैं पहली सेड लेयर। और जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट सेल है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वेल उसके अंदर एक वैक्यूल जो है पाया जाता है। तो ये बड़े बड़े जो दिखाने लग रहा हूँ ये क्या है? वैक्यूल दिखाने लग रहा हूँ। अगर हम इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे क्या है? कुछ लंबे लंबे जो सेल जो है वो पाए जाते हैं, जिनको हम स्पोंजी पेरेन्काइमेटस जो सेल जो है वो कहते हैं। एंड इनके ठीक बीच में जो है जाइलम जो है वो प्रेजेंट होती है एंड फ्लोएम का एक बंडल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम अलग से बोलते हैं वास्कुलर बंडल। तो ये हमारा वास्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट है एंड इसके साथ जो है कुछ सेल जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे जो है एक अलग एपिडर्मिस जो है वो बनी हुई है एंड जो यहाँ पर एपिडर्मिस बनी हुई है उसके नीचे फिर से जो है क्यूटिकल जो है प्रेजेंट है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट ये है कि जो हमने ये लीफ की एनाटॉमी पढ़ी थी, इसी लीफ की एनाटॉमी के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन्हीं मीजोफिल सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी साथ में जो स्पॉन्जी सेल्स जो पाई जाती है, स्पॉन्जी लेयर जो पाई जाती है, उसके अंदर भी जो है पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम इन्हीं को अगर मैग्नीफाइन करें, यानी कि ये जो रेड डॉट है अगर हम इसी को अगर मैग्नीफाइन करते हैं तो मैग्नीफाइन करके हमें दिखाई देगा कि ये है क्लोरोप्लास्ट। वैसे ये क्या था? ये था क्लोरोप्लास्ट, CHL क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक बड़ी सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर 3 अलग से मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती हैं। लेट्स से ये एक मेम्ब्रेन एंड ये एक दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो हो गई। ठीक है। एंड अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें एक नेटवर्क जो है वो दिखाई देगा। तो इनके साथ जो है एक नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। ये है क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन।
एंड ये थर्ड मेम्ब्रेन होती है, वैसे इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। जो ये नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेना। यहाँ पर जो एक सैक है उसको बोलते हैं थाइलाकोइड, एंड ये इसको बोल देते हम लेमिला या फिर लेमिना। ठीक है, इसके अलावा इसके पास अलग से अपना खुद का जो है डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके पास चूँकि क्लोरोप्लास्ट है तो अलग से क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास स्टार्च का एक अलग से वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा। कुछ इसके अंदर डॉटेड से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए जिसको हम कह सकते हैं क्या, राइबोसोम जो है वो कह सकते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है यानी जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है हम मैट्रिक्स कह देते हैं। तो यानी कि इसके पास ढेर सारी डिफरेंट चीज़ जो है वो पाई जाती हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो मेन कंसर्न है थाइलाकोइड, ये जो ग्रीना वाला जो हमारा टॉपिक जो है वो है। अगर हम इसको अगर इलेबोरेट करते हैं तो इसको इलेबोरेट करने के बाद हमें ये दिखाई देगा कि एक्चुअल में ये सेक्स हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर जो है वो निकले हुए हैं एंड अपना लेमिला जो है बाहर जो है लेके गए हुए हैं। इनके अंदर कुछ अलग से मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं। लेट्स से कुछ इसके अंदर ट्रायंगल मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं। कुछ जो ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर जो पाई जाती है उसका नाम है साइटोक्रोम B6F। इसके अंदर कुछ कपलिंग फैक्टर जो है वो पाए जाते हैं। तो एक कपलिंग फैक्टर यहाँ पे है, एक कपलिंग फैक्टर जो है यहाँ पे है, ऐसे कपलिंग फैक्टर जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, कपलिंग फैक्टर जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, कपलिंग फैक्टर जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है अलग से और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 1। एंड अगर हम नीचे की तरफ देखें वैसे यहाँ पर भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, कौन सी, फोटोसिस्टम 1। इसके पास कुछ अलग से स्ट्रक्चर जो है और ही पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2। तो लेट्स से ये फोटोसिस्टम 2 है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड जो है वो कर देता हूँ। तो ये जो रेड से मैंने जो दिखा रखा है वो क्या है, वेल ये फोटोसिस्टम 2 है। तो अलग से ये जो है फोटोसिस्टम जो 2 जो है वो जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 क्या है, एक्चुअल में डिफरेंट प्रोटीन्स एंड जो हमारा पिगमेंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ अरेंज होकर के एक सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं अनअप्रेस्ड, और जो बीच वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं अप्रेस्ड। जो अप्रेस्ड रीजन होता है उसके ऊपर जो है PS2 जो है प्रेजेंट होता है, एंड जो ऊपर वाला है उसके पास PS1 जो है प्रेजेंट होता है। अगर PS1 की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास क्लोरोफिल A जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल B, या फिर हम कैरोटीनॉइड की भी बात करें तो वो भी इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो PS2 है उसके पास में जो हमारा जो क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B जो है, वो दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। बाकी हम इनकी डिटेल में देखेंगे कि इनके अंदर जो है ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है अलग से पाया जाता है, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, ATP जो है वो बनती है, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर नाउ। ठीक है, हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी और ज़्यादा डिटेल जो है करेंगे। होप आपको कुछ ना कुछ जो है नया लर्न जो है हुआ होगा।